Heating effect of electric current. In this video, we also study about conventional and electron flow, जिसमें हम जानेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? If current is flowing through a conductor, after some time it heated by electron flow. This happens due to heating effect of electric current. स्टूडेंट्स जब कभी किसी कंडक्टर से, ये मान लीजिए आपका कॉपर की वायर है, जो वायर होती है वही कंडक्टर होता है। जितने वायर्स हैं जिनमें करंट फ्लो होते हैं तो उसको कंडक्टर बोला जाता है। तो मान लीजिए वायर में आपके यहाँ पर आपने एक बैटरी को लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इसके, इसमें करंट फ्लो होने लगा। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो उसकी वजह से वो कंडक्टर हीट हो जाता है। तो इसी इफ़ेक्ट को हम लोग हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसके लिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है स्टूडेंट्स, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लर्न करना होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट एनर्जी is denoted by H, the product of electric current, potential difference, and time is called heat energy of a conductor। तो हीट एनर्जी जो कंडक्टर की H होती है वो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो H इक्वल्स टू आपके पास होता है स्टूडेंट्स, H इक्वल्स टू VIT। लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू होता है IR फ्रॉम ओम्स लॉ। जब V इक्वल्स टू IR हो गया तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्या हो सकता है, V अपॉन R। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें भी। तो सबसे पहले हम V इक्वल्स टू IR, V की पहले इस पर IR को पुट करते हैं तो हमें मिलता है H इक्वल्स टू I² RT। और सेकंड, अगर हम I की जगह V अपॉन R रखते हैं तो हमको मिलता है H इक्वल्स टू V² T अपॉन R। तो स्टूडेंट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका इस फॉर्मूले से ही लिखा जाता है। फर्स्ट फॉर्मूला ले लीजिए, H इक्वल्स टू I² RT। हीट एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट resistance and time. तो heat energy of conductor is directly proportional to the square of electric current, resistance and time. तो इस तरीके से H is directly proportional to the square of electric current, H is directly proportional to the resistance, H is directly proportional to the time. तीनों के तीनों रूल्स को मिला करके H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इसकी यूनिट होती है जूल, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी होती है जूल। यहाँ तक आपको नोट करना होता है हीट एनर्जी H, ये नोट करना होता है नोटबुक में। हीट एनर्जी H द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम इज कॉल्ड हीट एनर्जी ऑफ कंडक्टर H इक्वल्स टू वी आई टी। तो V इक्वल्स टू आई आर और फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल्स टू वी अपॉन आर रख सकते हैं आप। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास हो सकता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। यहाँ पर आप यूनिट लिख लीजिए, यूनिट हो जाती है इसकी जूल। तो स्टूडेंट्स ये आपका इतना नोट्स होता है लर्न करने के लिए, और ये हो जाता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं हीट energy of a conductor is directly proportional to the square of electric current, resistance and time. तो जूल्स लॉ में आता है आपके पास H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। हीट एनर्जी के बाद नेक्स्ट होता है आपके पास टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। द प्रोडक्ट ऑफ potential difference and electric current is called electric power. इलेक्ट्रिक पावर को हम स्टूडेंट्स कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल्स टू आपके पास होता है वी आई। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू Q अपॉन टी भी हो सकता है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा उसको। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन टी अगर हम पुट करके देखते हैं स्टूडेंट्स, तो P इक्वल्स टू हमें मिलता है V Q V अपॉन टी। तो मेन फॉर्मूला एग्जाम इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी। तो P यहाँ पर आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक पावर, V
पोटेंशियल डिफरेंस, और Q इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इलेक्ट्रिक चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस, P इलेक्ट्रिक पावर और T यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका है टाइम। ये सब आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब इसकी कुछ कमर्शियल यूनिट्स भी लर्न करनी होती है हम लोगों को, कि कुछ कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की। तो वो क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट, just like that 1 HP equals to 746 वाट। तो इस तरीके से ये आपकी कुछ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होती है। 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट के, और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट के इक्वल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे, और फिर इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हम पढ़ेंगे, या फिर वो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स होता है। इफ़ 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3, मान लीजिए 3 रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है, वो सीरीज में जुड़े हैं। ये देखिए आप कि ये रजिस्टर हो गया आपका R1, इसकी ये रजिस्टर है जिसकी जिसका रेजिस्टेंस R1 है, और ये रजिस्टर है R2, और ये रजिस्टर हो गया R3। लेकिन हम R1 R2 R3 ना कहते हुए इसको रजिस्टर 1 मान लेते हैं, इसको रजिस्टर 2 और इसको रजिस्टर 3। तो पहले रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, दूसरे रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, तीसरे रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो R3 है। तो स्टूडेंट्स, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट आपका कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक करंट आई विल कांस्टेंट, क्योंकि सभी रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर का अलग अलग होता है। तो इसीलिए पहले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 मान लिया, दूसरे रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V2 मान लिया, तीसरे रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V3 कंसीडर कर लिया है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस A से D तक का जो होगा आपका वो V होगा। तो V किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों रजिस्टर्स को तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दिया जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, तो इसी तरीके से V1 इक्वल्स टू आई R1, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपका कांस्टेंट है। इसी तरह V2 इक्वल्स टू आई R2, V3 इक्वल्स टू आई R3। अब हम V1 V2 V3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें नेट पोटेंशियल V मिल जाएगा। V इक्वल्स टू आपके पास हुआ आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। तो I इस पूरी इक्वेशन में कॉमन है तो I को कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। या हम ऐसा कर सकते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फ्रॉम ओम्स लॉ के अंदर
जैसे कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, अलग कलर के स्केच का यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो यहाँ पर V अपॉन आई आ गया, तो इस V अपॉन आई की जगह पर कैपिटल R यूज़ कर दीजिए। तो नेट रेजिस्टेंस जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंसेस। Now we can say the net resistance of resistors will be equal to the sum of their resistances। तो जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स जुड़े रहते हैं तो उनका जो रजिस्टेंस होता है, नेट रजिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो नेट रजिस्टेंस उनके सेपरेट रजिस्टेंसेस का सम होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस रजिस्टर को हम, ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को हम A मान लेते हैं, ये इतना वाला। इसी तरह इसको हम B कंसीडर करते हैं और इसको C कंसीडर करते हैं। तो A B C देयर आर 3 रजिस्टर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दिस सर्किट। द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर A is R1 and resistance of रजिस्टर B equals to R2 and resistance of रजिस्टर C equals to R3। तो A रजिस्टर, जो हमारे पास रजिस्टर A है उसका रेजिस्टेंस R1 है, रजिस्टर B का रेजिस्टेंस R2 है, रजिस्टर C का रेजिस्टेंस R3 है। तो पहले जो था उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है वो 3 रजिस्टर्स में अलग अलग सेपरेट पास होता है। तो मान लीजिए कि रजिस्टेंस A में आपका इलेक्ट्रिक करंट I1 पास हुआ, इसी तरह रजिस्टर B में आपका इलेक्ट्रिक करंट I2 पास हुआ, इसी तरह रजिस्टर C में इलेक्ट्रिक करंट I3 पास होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक करंट लिख लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स के सीरीज जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो इसको A ना रखते हुए इसको P कर लेंगे। ये मान लीजिए P है और ये Q है, क्योंकि A हम A B C को कंसीडर कर चुके हैं, तो इसको P कर लीजिए, इसको Q कर लेंगे। तो अब ये आपके पास P है और ये Q है। तो अब P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल्स टू कैपिटल V, जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि बदलेगा नहीं। ये कांस्टेंट V है तो ये बदलेगा नहीं, आपका V सेम रहेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब हम लोगों को ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिक करंट I1, I2, I3 की सेपरेट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रॉम ओम्स लॉ
V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो इसी तरीके से I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 बिकॉज V इज़ कॉन्स्टेंट। इसी तरह I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। I1, I2, I3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो I इक्वल्स टू आपके पास आएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ऊपर से V को आप ऐसा कर लीजिए, कॉमन ले लेते हैं। V इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो इस तरीके से V I अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन ओम्स लॉ कह रहा है कि V अपॉन I इक्वल्स टू R होता है। V अपॉन I इक्वल्स टू R, तो इस V I को इसके अपॉन में कर लेंगे। तो वह हम ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की नेट रेजिस्टेंस की। तो इन्वर्स ऑफ नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इन्वर्सेस ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंसेस। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी की। रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफ the flow of electric current through a conductor or the property of conductor which oppose the flow of electron through it is called resistance। जब मान लीजिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें जब फ्लो किया जाता है तो जो मटेरियल होता है किसी भी कंडक्टर का, उस मटेरियल में लास्ट वाली ऑर्बिट में स्टूडेंट्स कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकते हैं। तो जब जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकती है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ होता है। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई। ओम को हम वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत बिल्कुल मोस्ट बात है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये बिल्कुल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, वो कौन से फैक्टर होते हैं जिस पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, दूसरे उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक आपके पास पेन है, तो इस पेन का ये वाला पार्ट होगा, ये वाइट वाला जो दिख रहा है आपको, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है, ये इसकी पूरी लेंथ हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश की आपको। ये मान लीजिए ये एक कंडक्टर हुआ और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया, लेंथ मान लीजिए इसकी L हो गई। रेजिस्टेंस R प्रोपोर्शनल L। सेकंड, रेजिस्टेंस R is inversely proportional to cross sectional area A। After combining equation first and second, we find R proportional L upon
ए। इस प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करने के लिए हमको एक और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम रो L अपॉन ए, जहाँ पर रो आपके पास होती है रजिस्टिविटी, ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो इस प्रकार R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो रो रजिस्टिविटी हो गई, L लेंथ हो गई और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब इसके बाद इसी फॉर्मूले से स्टूडेंट्स हम रजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए की मल्टीप्लाई R से हो जाएगी। तो R A इक्वल टू आपके पास आएगा स्टूडेंट्स रो L। तो इस तरीके से रो इक्वल्स टू R A अपॉन L हो जाएगा। इसके अंदर रो आपकी रजिस्टिविटी हो गई, लिख देते हैं एक बार, रो रजिस्टिविटी R रेजिस्टेंस A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टिविटी? रजिस्टिविटी मटेरियल की वो कैपेबिलिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकती है। हर कंडक्टर की या हर कंडक्टर के मटेरियल की रजिस्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है वो सब्सटेंस, और जिसकी रजिस्टिविटी कम होती है वो उतना ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास कंडक्टर भी तीन तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं कंडक्टर, दूसरा होता है आपके पास सेमी कंडक्टर, थर्ड होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, तो वो कंडक्टर बोले जाते हैं। और सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कुछ पास होने की परमिशन देते हैं। थर्ड होता है आपके पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं।